Hello and welcome back everybody, and today we are going to deal with practical application. That is the third part of this series. Actually it is the third part of this series और इसी के साथ हम conclusion वगैरह करके खत्म कर देंगे. तो without wasting any further time, let us start. The focus should shift from the poet to the poetry for fair and accurate evaluation. T.S. Eliot साहब ये कहते हैं कि अगर आपको किसी भी वर्क को अच्छे से इन डिटेल जानना या समझना है तो आप पोएट पे ना फोकस करिए, पोएट्री पे फोकस करिए, तब जाके आप एक्यूरेट इवैल्यूएशन कर पाएंगे. पॉइंट नंबर 27 इन दिस सीरीज: पोएट्री शुड एक्सप्रेस इमोशंस दैट आर इंट्रिंसिक टू द पोम. यानी पोएट्री अगर उन्हीं बातों पे बात कर रही है या उन्हीं इमोशंस को दिखा रही है जो कि पोम से रिलेटेड है, तो ही सही माना जाएगा, नॉट टाइड टू द पोएट्स लाइफ. अब पोएट्स की लाइफ और पोएट्री अगर एक है तब तो ये अच्छी पोएट्री नहीं बन पाएगा या फिर एक अच्छी पोएट्री नहीं बन पाएगी. लेकिन अगर एक ऐसी पोएट्री है जो कि पोएट के लाइफ के इंसिडेंट्स को ना दिखाते हुए और बाकी की यूनिवर्सल बातों पे बात करेगा तो काफ़ी अच्छा होगा. और इंट्रेंसिंग का मतलब होता है बिलोंगिंग नेचुरली. पॉइंट नंबर 28: आर्टिस्टिक इमोशन इज इम्पर्सनल. जितना भी आर्टिस्टिक इमोशन होता है वो इम्पर्सनल होना चाहिए. इमर्जिंग फ्रॉम पोएट सरेंडर टू क्रिएटिव प्रोसेस. अब जो एक पोएट है उसको क्रिएटिविटी को सरेंडर कर देना चाहिए. जब वो सरेंडर कर देगा तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं लाएगा, और जब वो क्रिएटिव हो जाएगा तो अपनी पर्सनल लाइफ पे ना लिखते हुए कुछ इम्पर्सनल पे लिखेगा, बिकॉज ही इज क्रिएटिव नाउ. और अगर वो क्रिएटिव हो गया तो वो बाकी चीज़ों पे लिखेगा, अपनी लाइफ की इवेंट्स को नहीं लिखेगा. इससे एक चीज़ अचीव होती है जिसका नाम होता है आर्टिस्टिक इमोशन. पॉइंट नंबर 28: अ पोएट a poet must live in the present moment of the past. प्रेजेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट का मतलब ये है कि एक पोएट कुछ इस तरह से लिखे या समझे या बोले या एक्सप्रेस कर पाए कि जो पुरानी बातें यानी कि पास्ट में बीते हुए इवेंट्स को जब वो लिखे तो ऐसा लगे कि वो उसे इस समय जी रहा है. मान लीजिए मैं कोई कविता लिखता हूँ जो कि मैंने आज से 2 साल पहले कुछ फेस किया, उसके ऊपर मैं लिखने जा रहा हूँ. लेकिन जब मैं उस कविता को लिखूं तो उस 2 साल पुराने इवेंट को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे कि वो मेरे साथ अभी हो रहा है, उस तरह का लिख पाऊं मैं. एक्नॉलेजिंग द लिविंग कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट. इससे क्या होगा कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक लिविंग कनेक्शन बनेगा जो कि होता तो नहीं है. भाई फिजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पास्ट में भी हो और प्रेजेंट में भी हो, लेकिन हाँ मेंटली ये पॉसिबल है. तो प्रेजेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट की बात की गई यहाँ पे. हियर कम्स पॉइंट नंबर 30. True poetry transcends personal emotion, embodying a universal timeless quality. अब देखो, जो एक ट्रू पोएट्री होती है यानी कि जो सच्ची कविता होती है, जो सच्चा आर्टिस्टिक वर्क होता है, वो क्या करेगा कि आपकी पर्सनल बातों को भी जब आप पोएट्री में डाल रहे हैं तो इस तरह से डालिए कि वो यूनिवर्सल लगे, ना कि पर्सनल लगे. जैसे बताऊं कि मैं बैठ के खाता हूँ और वहीं पे लिखूं वी ईट, वी सीट, वी सिट एंड ईट, तो वी सिट एंड ईट पे ये लगेगा कि हाँ पूरी वर्ड की बात हो रही है. लेकिन अगर मैं लिखूं आई सिट एंड ईट, तब जाके पर्सनल हो जाएगा. तो पर्सनल नहीं लिखना है, लिखना भी है तो कैसा लिखना है, यूनिवर्सल लिखना है. और अगर कोई आदमी यूनिवर्सल लिख पाता है तो वही ट्रू पोएट्री बन जाता है. सिंसियरिटी इन इमोशन इज लेस इम्पोर्टेंट. देखो अगर कोई पोएट है तो उसके अंदर सिंसियरिटी है इमोशंस को लेकर के, तो वो लेस इम्पोर्टेंट है देन द टेक्निकल आर्टिस्टिक एक्सेलेंस ऑफ द पोम. यानी कि जितनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होंगी पोम में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि एक आर्टिस्ट अपनी पोइट्री को लेके या जो पोएट है वो अपनी पोइट्री को लेके अपने इमोशंस को लेके कितना सिंसियर है ये कभी मैटर ही नहीं करेगा. मैटर क्या करेगा, आर्टिस्टिक एक्सेलेंस ऑफ द पोम मैटर करेगी. फिर आगे देखते हैं. The poet's individuality is a medium for expressing universal truth rather than personal stories. अब देखो पोएट का, अगर एक पोएट कोई पोएट्री लिखता है, अगर कोई एक पोएट पोएट्री लिखने की कोशिश कर रहा है या पोएट्री ही लिख रहा है, तो उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाती है, ना कि उसकी पर्सनल स्टोरीज को. या फिर उसको पर्सनल स्टोरीज ना दिखाते हुए यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाना चाहिए. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. अगर एक आदमी जो कि कविता लिख रहा है
तो उसकी कविता ऐसी होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सल लगे। ऐसी ना हो कि वो खुद का ही दुख दर्द रो रहा है या अपनी ही अचीवमेंट को बूस्ट कर रहा है या बूस्ट कर रहा है। बूस्टिंग ना लगे, ना ही अपना दुख दर्द वो रोने लगे। तो वो कुछ ऐसी बातें करे जो कि यूनिवर्सल लगे, तब जाके एक अच्छी पोइट्री बन सकती है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से ये एग्जाम्पल्स में रिफ्लेक्ट होता है। हमने 32 पॉइंट किए, तो इन 32 पॉइंट्स के 32 पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। Eliot uses the analogy of chemical catalyst to explain the depersonalization of the poet in their work. एलियट एक टर्म का यूज करते हैं जिसका नाम है केमिकल कैटलिस्ट। अब ये केमिकल कैटलिस्ट क्या है कि ये जो केमिकल कैटलिस्ट का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि आप एक पोएट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो बातें लिख दे। बातें लिखने का मतलब है कि वो कुछ बातें लिख दे। तो जब वो बातें लिख रहा है तो वो खुद तो इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो किसी इमोशन को या तो तेज कर दे या तो धीमा कर दे। जैसे हमारी केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है रिएक्शंस को तेज करने में या तो रिएक्शंस को धीरे करने में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने में। तो एलियट का कहना है कि केमिकल कैटलिस्ट टू एक्सप्लेन डीपर्सनलाइजेशन ऑफ द पोएट इन देयर वर्क, यानी कि एक पोएट को कुछ इस तरह से लिखना चाहिए कि वो पोएट्री का पार्ट भी ना हो, लेकिन उसी की वजह से पोएट्री में सारे इवेंट्स भी हो रहे हों। यानी कि मैं ही लिखूं, मेरी ही वजह से ये पोएट्री है, लेकिन इस पोएट्री में मैं खुद नहीं हूँ। ये यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 34। Historical examples of Dante, Shakespeare and Keats demonstrate the fusion of emotions in poetry. कैसे इमोशंस को फ्यूज करा जाता है पोएट्री में, तो उसके एग्जांपल है दांते, शेक्सपियर और कीट्स। इन सारी चीजों के एग्जांपल हो सकते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर्टिस्टिक इमोशन कैन स्टेम फ्रॉम ऑर्डिनरी और अनरिलेटेड फीलिंग्स, शोइंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट। थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर्टिस्टिक इमोशन, यानी कि एक आर्टिस्टिक इमोशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और अगर वो कॉम्प्लेक्स होगा तो वो क्या करेगा, स्टेम फ्रॉम ऑर्डिनरी और अनरिलेटेड फीलिंग्स, शोइंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब ये निकल रहा है कि आपका कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है वो नॉर्मल ही चीज़ों से आएगा। जैसे आप रोज उठते बैठते खाते पीते सोते खेलते कूदते जो कुछ भी करते हैं, वहीं से आपकी पोइट्री बनेगी। लेकिन जब आप उसको पोइट्री में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखिए कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो बात जो कि नॉर्मल है वो नॉर्मल ना होके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, या फिर नॉट ऑर्डिनरी लगे, ऑर्डिनरी लगे ही ना। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप सो के भी उठ रहे हैं तो ये मत बोलिए कि आई राइज फ्रॉम द बेड, आई राइज फ्रॉम द स्लीप। आप ऐसा बोलिए आई राइज फ्रॉम द हेल, आई राइज फ्रॉम द हेल बोल दीजिए, आई राइज फ्रॉम द हेल ऑफ स्लीप बोलिए। या फिर आप ऐसे बोलिए कि आई राइज फ्रॉम द बेड ऑफ हेल बोलिए। तो देखो ये रोज के सोने के ही काम को आप हेल से कंपेयर कर दे रहे हैं, यानी कि मैं जब सोया यानी कि मैं मर गया। एक आदमी जो सो रहा है वो फिर भी हिलता डुलता नहीं है। तो एक तरह से आप मेटाफर्स, एक्सटेंडेड मेटाफर्स का इस्तेमाल कर लीजिए और रोजमर्रा के जीवन की चीजों को इस तरह से दिखाइए कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट, यानी कि नॉर्मल बातों को भी कुछ इस तरह से बोलना कि वो बहुत भारी लगने लगे। पॉइंट नंबर 36, वर्क्स लाइक दांतेज इन्फर्नो, दांते का जो इन्फर्नो है, कीट्स का जो ओड है, कीट्स की जो कई सारी ओड्स हैं, एग्जाम्पलीफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्स इमोशन इनटू यूनिफाइड आर्ट। देखो दांते का जो इन्फर्नो है और कीट्स की जो ओड है, अगर आपने पढ़ रखी होंगी तो आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ों की तो बात होती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस की एट द सेम टाइम बात हो रही है, लेकिन उस पोएट्री में वो एक जैसे लग रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्स इमोशंस, यानी कि बहुत सारे इमोशंस को जोड़ करके एक आर्ट बना देना, यही एक अच्छे पोएट की निशानी है। अब बात हुई थी 40 पॉइंट्स की, जो कि यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अगर बात करूँ मैं केवल 40 पॉइंट्स की, तो यहाँ पे तो वो 40 पॉइंट्स पूरे हो जा रहे हैं, ये रहा 40। लेकिन क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं सारी चीज़ें लगभग लगभग कवर करने की कोशिश करूँगा, तो एक तरह से ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो मैं
ऐड कर रहा हूँ, 40 के बाद जितना भी कुछ आएगा दैट आर एडिशनल इंफॉर्मेशन, और 37 से एडिशनल इंसाइट्स आप ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं। इलियट क्रिटिक्स द रोमांटिक एम्फेसिस ऑन द पोएट्स पर्सनालिटी, एडवोकेटिंग फॉर मोर ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब देखो टी एस एलियट क्या कह रहे हैं। टी एस एलियट क्रिटिसाइज करते हैं या खिलाफ हैं, किस चीज के खिलाफ हैं, कि एक जो पोएट की पर्सनालिटी है वो उसके वर्क पे नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिविटी का सपोर्ट करते हैं। टी एस एलियट ऑब्जेक्टिविटी का सपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है, बहुत क्लियर कट बातें, और ऐसी बातें जो कि पर्सनल अप्रोच से ऊपर उठ के चले आए। अब देखो ऐसी बातें जो कि पर्सनल अप्रोच पे होती हैं उनको हम सब्जेक्टिविटी बोलते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनल बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और केवल फैक्ट्स और फिगर्स पे ध्यान देते हैं, या कुछ ऐसी बातें जो कि किसी पर्सनल चीज़ से रिलेटेड नहीं है इन लिटरेचर के टर्म्स में, तो उसको हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। और सब्जेक्टिविटी क्या होता है, जब आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को भी रिफ्लेक्ट करने लग जाएं तब आती है सब्जेक्टिविटी। तो एलियट कहते हैं कि आपको रोमांटिसाइज नहीं करना, यानी आपको सब्जेक्टिविटी पे फोकस नहीं करना है। आपको ऐसी चीजें लिखनी है जो कि ऑब्जेक्टिव हो, तब जाके अच्छा पोइट्री का वर्क या एक कोई अच्छा वर्क तैयार हो सकता है। फिर आता है द हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग आर्ट दैट रेजोनेट्स विथ कॉन्टिन्यूम ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन। अब देखो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस मतलब ट्रेडिशन, क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग आर्ट दैट रेजोनेट्स विद द कॉन्टिन्यूम ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन, यानी कि आप कुछ ऐसा लिखिए और आप जो लिख रहे हैं वो पुरानी बातों पे भी फोकस कर रहा हो और नई बातों पे भी फोकस करे, तब जाके वो रेजोनेट कर पाएगा। रेजोनेट यानी कनेक्ट कर पाएगा आज के मॉडर्न ट्रेंड को। समझने का मतलब ये है कि जैसे हम पोस्ट मॉडर्न एरा में कोई पोइट्री लिख रहे हैं, तो इस पोइट्री में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मॉडर्न पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, रोमांटिक पीरियड, नियो क्लासिकल पीरियड, और उसके बाद रेनेसांस पीरियड, एज ऑफ चौसर, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो पीछे के सारे पीरियड्स हैं उनसे कुछ कुछ बातें उठा ली जाए या कोई कोई ट्रेडिशन उठा लिया जाए और तब लिखा जाए। तो इससे क्या होगा कि पुरानी बातें भी कवर हो गई, नई बातें भी कवर हो गई, तो एक यूनिवर्सल वर्क तैयार हो पाएगा। यहाँ पे ये लिखने की कोशिश की गई है। टी एस एलियट ये कहना चाहते हैं इस पॉइंट के थ्रू। ट्रेडिशन रिक्वायर्स डिसर्नमेंट, अवॉइडिंग ब्लाइंड adherence टू पास्ट सक्सेसेस और स्पेसिफिक पीरियड्स। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट कह सकता हूँ मैं इसको, कि ट्रेडिशन रिक्वायर्स डिसर्नमेंट। अब डिसर्नमेंट का मतलब ये होता है एबिलिटी टू जज। अगर आप ट्रेडिशन समझना चाहते हैं तो आपको जज करने की, आप किसी भी चीज़ को समझने के काबिल होने चाहिए या जज करने के काबिल होने चाहिए। अवॉइडिंग ब्लाइंड एडहेरेंस टू पास्ट, यानी कि आप आंख मूंद करके पास्ट पे बिलीव ना करें। पहली चीज़ तो आप ट्रेडिशन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर जजिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद आप पास्ट पे आंख मूंद करके भरोसा ना करें। ब्लाइंड एडहेरेंस टू पास्ट सक्सेसेस, यानी पीछे की जितनी भी सक्सेस है या पीछे के जितने भी इवेंट्स हैं उन पे बिल्कुल सक्सेसेस यानी कि जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जब बहुत फेमस वर्क्स हैं, उन पे बिल्कुल ज़्यादा फोकस ना करें, ब्लाइंडली फोकस तो ना ही करें। और स्पेसिफिक पीरियड्स, अभी जैसे मैंने पीरियड्स का नाम लिया, तो अगर मैं पीरियड्स को दर्शाऊं तो यहाँ पे पीरियड्स में मेरे पास होमर पीरियड आएगा, होमर के बाद क्लासिकल ग्रीक पीरियड, फिर क्लासिकल रोमन पीरियड, फिर पैट्रिस्टिक पीरियड आएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा द ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर द एंग्लो सेक्शन पीरियड, द मिडिल इंग्लिश पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, द एज ऑफ चौसर, नियो क्लासिकल पीरियड, एज ऑफ सेंसिबिलिटी जिसको एज ऑफ जॉनसन या फिर ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है। फिर आएगा मेरे पास द रोमांटिक पीरियड, फिर द विक्टोरियन पीरियड आ जाएगा, फिर द मॉडर्न पीरियड, फिर द पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1939 से 1945 और टू टिल नाउ। तो ये सारी बातें हैं कि इन सारे पीरियड्स पे कोई एक वर्क बिल्कुल फोकस ना करे, एक ही पीरियड पे फोकस ना करे। ऐसा कोई वर्क बनाओ जो केवल एक बात पे फोकस ना करे बल्कि यूनिवर्सल चीजों पे फोकस करे। कि यानी कि सपोज करो कि द मॉडर्न पीरियड में एक वर्क लिख दिया मैंने, 1901 के आसपास पे कोई वर्क लिखा गया, तो वो वर्क 1485
के वर्क से भी रेजोनेट कर रहा है, यानी जो 1485 का पीरियड है उसको अर्ली ट्यूडर पीरियड कहते हैं वैसे तो 1901 का वर्क 1485 के वर्क से भी मिलता जुलता है, यानी कि ये यूनिवर्सल हो गया। पहले के समय में भी जो था और अभी के समय में भी जो है दोनों से मिलता जुलता हो गया, तो ये बहुत मुश्किल काम है। खैर शेक्सपियर वगैरह ने ये अचीव किया है, तभी आज तक हम उनको पढ़ते चले आ रहे हैं। The collective literary tradition of Europe serves as continuous influence on individual poets. अब देखो यूरोप का जो सीन है उससे बाकी के सारे लोग आज तक इन्फ्लुएंस्ड हैं, यानी कि यूरोप के जितने भी अचीवमेंट्स हैं, द कलेक्टिव लिटरेरी ट्रेडिशन, यानी कि वहाँ का जो ट्रेडिशन है वहाँ से आज भी लोग यानी कि पोएट्स इन्फ्लुएंस्ड हैं। पोएट्री इन्वॉल्व्स अ डिसिप्लिन्ड एंड डेलिबरेट क्रिएटिव प्रोसेस। पोएट्री अगर आपको लिखनी है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डेलिबरेट क्रिएटिव प्रोसेस, पहली चीज तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, यानी कि अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर्ड वे में रखना पड़ेगा। डेलिबरेट क्रिएटिव प्रोसेस यानी कि जानबूझ के आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। ब्लेंडिंग स्पॉन्टेनिटी विद स्किल, यानी कि आपको स्पॉन्टेनियस नहीं होना है कि जो मन में आया उल्टा सीधा अच्छा बुरा बेकार सब लिख दिया। आपको स्किलफुल होके वो लिखना, तब जाके अच्छी पोएट्री निकल के सामने आती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये टी एस इलियट कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ की बातों पे एग्री नहीं कर रहे हैं। True artistic values lies in the harmony between novelty and conformity of tradition. अब यहाँ पे नोवेलिटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, तो एक जो आर्टिस्टिक वैल्यू होती है वो ओरिजिनलिटी पे लाई करती है, और कन्फर्मिटी का होता है अडॉप्शन, यानी कि कोई एक आदमी कैसे ओरिजिनल भी रह सकता है और ट्रेडिशन को अडॉप्ट भी कर सकता है। अगर कोई ओरिजिनल वर्क भी लिख रहा है और ट्रेडिशन को अडॉप्ट भी कर रहा है, यानी पिछली बातों पे भी ध्यान रख रहा है और अभी की बातों पे भी लिख रहा है, तब जाके ट्रू आर्टिस्टिक वैल्यू निकल के सामने आती है। इलियट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी इलियट इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। कौन से आइडिया को? इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इसको बोलने वाले वर्ड्सवर्थ हैं। तो कहते हैं कि आप स्पॉन्टेनियस बातें मत लिखिए और ऐसा कुछ मत करिए कि आपकी जो पोएट्री है वो पोएट्री लगे ही ना या आर्टिस्टिक वर्क लगे ही ना। एम्फेसाइजिंग एक्टिव सिंथेसिस इंस्टेड। अब कोई आदमी अगर कुछ भी सोचे और लिख दे तो ये अच्छी पोइट्री कभी नहीं बना पाएगा। और अगर एक आदमी कुछ सोचता है, उसको उसके ऊपर काम करता है, क्रिएटिवली काम करता है, फिर उसको एक स्ट्रक्चर में लगाता है और स्ट्रक्चर में लगाने के बाद अगर लिखता है, तब जाके अच्छी पोइट्री निकल पाती है। यहाँ पे इस पॉइंट या फिर इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। इस वाले पॉइंट में यही समझाने की कोशिश की गई है कि एक आदमी कुछ भी अगर सोचे और वो लिख दे तो अच्छी पोइट्री कभी नहीं बन पाएगी, लेकिन अगर एक आदमी कुछ भी अगर सोच रहा है और उसको सोचने के बाद उसको स्ट्रक्चर कर रहा है, उसको पैसिवली थोड़ा बहुत दिमाग में लगा रहा है, डेलिबरेटली वो क्रिएटिव हो रहा है, तब जाके एक अच्छी पोइट्री निकल के आ पाएगी। अब यहाँ पे देखो, बैड पोइट्री ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम मिसप्लेस फोकस, ईदर बीइंग ओवरली पर्सनल और एक्सेसिवली मैकेनिकल। एक खराब पोइट्री बनती कैसे? अब देखो इतनी सारी बात हो गई कि अच्छी पोइट्री कैसे बनती है, तो अब बात हो रही है कि खराब पोइट्री कैसे बनती है। तो टी.एस. इलियट के हिसाब से एक जो खराब पोइट्री होती है, या तो वो पोएट की पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही होगी, या तो वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो जाएगी। मैकेनिकल की एकदम ही फोकस नहीं कर रही होगी, या तो बहुत ज़्यादा फोकस पर्सनल लाइफ पे, या तो बिल्कुल ही पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं होगी। इलियट साहब ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा लाओ जो कि बीच का हो, ना ही बहुत पर्सनल हो ना ही बहुत मैकेनिकल हो। उसके बाद, और ये जो वर्क है जो आपका ना ही बहुत पर्सनल है ना ही बहुत मैकेनिकल है, उसी वर्क को आप यूनिवर्सल बोल सकते हैं। तो खराब पोएट्री के साथ दो ही चीज़ें खराब होती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा ओवरली पर्सनल हो जाए, या तो एक्सेसिवली मैकेनिकल हो जाए। अगर इस तरह के केसेस आ रहे हैं तभी आपकी आपकी पोएट्री खराब होती है। अब यहाँ देखो, द मॉडर्न पोएट्स चैलेंज इज टू इंटीग्रेट पर्सनल एक्सपीरियंसेस इनटू यूनिवर्सल फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेडिशन। अब देखो जितना भी पीछे पीरियड बीत चुका, मान लो 8 मोटे मोटे पीरियड्स हैं हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर में, तो उन सारे फ्रेमवर्क को बैठाना, यानी कि आठों आठों पीरियड्स की बातों को बैठा पाना और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी मिला देना, तो एक ऐसा वर्क लिखो जो कि होमर वाले पीरियड से, जिसको होमरिक पीरियड भी कहते हैं या हीरोइक पीरियड कहते हैं,
1200 से 800 BCE वाला जो पीरियड है, वहां से लेके अभी तक के पीरियड को, अभी तक यानी कि आपका द पोस्ट मॉडर्न एरा, अभी तक के पीरियड को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी मिला दो, तब जाके एक बढ़िया पोएट्री बन पाती है। इसका मतलब है कि मॉडर्न पोएट जो है, आपके जो मॉडर्न पोएट्स हैं उनके लिए चैलेंज क्या है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी मिलाना है और यूनिवर्सल फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेडिशन को भी ध्यान में रखना है, तब जाके कुछ अच्छा वर्क बन पाएगा। बहुत टफ है ये समझ पाना। आई होप आई हैव सिंप्लीफाइड इट। और ये जो ओरिजिनल ऐसे है, अगर आप उसको कभी पढ़ेंगे तो वो तो और टफ है उसकी लैंग्वेज। इलियट्स ऐसे, अब देखो यहाँ की बात कर रहा है, ऐसे की ही बात कर रहा है। इलियट्स ऐसे एम्फेसाइजेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इन क्रिएटिंग इंड्यूरिंग आर्ट। अगर एक आर्ट का वर्क है उसको लंबे समय तक सरवाइव करना है, तो उसमें पास्ट की भी बातें कर लो, प्रेजेंट की भी बातें कर लो, तब जाके वो आपका जो आर्ट का वर्क है वो बहुत लंबे समय तक रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब देखो, ट्रेडिशन इन्वॉल्व्स एन एक्टिव एंगेजमेंट विथ हिस्टोरिकल वर्क। अगर आपको ट्रेडिशन को समझना है तो आपको हिस्ट्री भी समझना पड़ेगा। फॉस्टरिंग इन इनोवेशन थ्रू कॉन्टिन्यूटी, यानी आप तब जाके आप क्या करिए, अगर आपको ट्रेडिशन को समझना है तो पूरी हिस्ट्री समझिए। हिस्ट्री को जब आप समझेंगे तो इनोवेशन पे आप इनोवेट कर पाएंगे, और जब आप इनोवेशन करेंगे तो आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में आ जाएंगे। इसको थोड़ा और सिंपल करता हूँ मैं, और सिंपल करने की कोशिश करूँ मैं, तो ये कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि अगर आप हिस्ट्री समझना चाहते हैं, देखो, ट्रेडिशन इन्वॉल्व्स एक्टिव एंगेजमेंट विद हिस्टोरिकल वर्क। आपको ट्रेडिशन को समझना है तो हिस्टोरिकल वर्क्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझो। फिर फॉस्टरिंग इनोवेशन, यानी कि आप इनोवेटिव भी होने चाहिए थ्रू कॉन्टिन्यूटी, और आपको लगातार आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी या फिर आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। और ये जो पढ़ने वाला काम है और जो इनोवेटिव होने वाला काम है, ये आप लगातार करेंगे, तब जाके आपको ट्रेडिशन समझ में आएगा। इन शॉर्ट, ट्रेडिशन को समझने के लिए हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ते हुए इनोवेटिव रहो, और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हुए इनोवेटिव रहोगे और लगातार ये काम करोगे, तब जाके आप ट्रेडिशन को समझ जाओगे। और इस ऐसे का टाइटल भी है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। द आर्टिस्ट प्रोग्रेस इंटेल्स सेल्फ सेक्रीफाइस। अब देखो, कोई एक आर्टिस्ट तभी फेमस हो पाता है जब वो सेक्रीफाइस करता है, सेल्फ सेक्रीफाइस कर देता है। किस चीज़ को सेल्फ सेक्रीफाइस करता है? वो आर्ट को प्रायोरिटाइज कर देता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर, यानी कि वो अपनी पर्सनल बातें नहीं लिखता है, यूनिवर्सल बातें लिखने पे फोकस करता है। और जब वो ये करता है, यानी कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, और जब वो बहुत मेहनत कर रहा है तो वो उसका पर्सनल सेक्रीफाइस ही माना जाएगा। द वैल्यू ऑफ पोएट्री लाइज इन इट्स एबिलिटी टू ट्रांसेंड इंडिविजुअलिटी एंड रिफ्लेक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ। एक सबसे अच्छी पोएट्री वही होगी जो आपके इंडिविजुअल थॉट्स को भी दिखा दे और यूनिवर्सल ट्रुथ को भी दिखा दे, तब जाके एक अच्छी पोएट्री बन पाती है। एलियट एडवोकेट्स फॉर अ क्रिटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच। इलियट चाहते हैं कि कोई क्रिटिकल अप्रोच करे, एनालिटिकल अप्रोच करे। ये दोनों अप्रोचेस इलियट के हिसाब से सबसे बढ़िया है, क्रिटिकल अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच। अप्रिशिएट अप्रिशिएटिंग्स, एक सेकेंड, APPRACIATINGITS, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है। अप्रिशिएटिंग टेक्निकल एंड इमोशनल डेप्थ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्निकल डेप्थ और इमोशनल डेप्थ का भी ध्यान में कोई रखे। देखो, यहाँ इलियट, इसको मैं हिंदी में ही बता देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ इलियट कह रहे हैं कि आप अगर किसी भी अच्छी पोएट्री को पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, कभी भी लिखना चाहते हैं, तो आप टेक्निकलिटी पे फोकस करिए, इमोशनल, उसी सेम टाइम पे इमोशनल डेप्थ पे भी फोकस करिए। और उसके बाद दो अप्रोचेस से हमेशा पोएट्री पढ़नी चाहिए और लिखनी चाहिए, और वो दो अप्रोचेस क्या हैं? पहला है क्रिटिकल अप्रोच, दूसरा है एनालिटिकल अप्रोच। दिस समरी कैप्चर्स द एसेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ इलियट्स ऐसे। अब ये जो समरी है वो एसेंस बताती है, एसेंस यानी कि पूरे ऐसे के ऊपर ऐसे से जितने पॉइंट्स निकल सकते थे वो मैंने निकाल लिए। स्ट्रक्चर बता रही है कि इलियट कैसे में कैसे कैसे, भाई मैंने 3 हेडिंग्स में तोड़ा है तो ये स्ट्रक्चर भी बता रहा है। प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स की आर्गुमेंट्स, तो जितनी मेन मेन बातें थी उनको हमने डील कर लिया है। आई होप कि मैंने जस्टिस किया हो टीएस इलियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के साथ। और 3 वीडियोस की ये सीरीज है,
तो अगर आपने पहले दूसरी नहीं देखी है तो जाके देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हेल्प मी ग्रो। यही मेरा मोटिवेशन है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल। Glory, strength and honor to you all. Hope to see you in the next video.